ज्वाइन हो जाते हैं, कभी एक भी गायब हो जाता है। हम लोग सैम्पलिंग के बारे में पढ़ेंगे। सैम्पलिंग जी मैम। सैम्पलिंग को हम हिंदी में कहते हैं प्रतिचयन, प्रतिदर्श या प्रतिदर्शन। ठीक है, तो सैम्पलिंग के लिए बहुत से वर्ड्स हैं जो अलग अलग बुक्स में देखेंगे तो अलग अलग यूज़ किए जाते हैं, इसलिए हम लोग जो है इंग्लिश का टर्म लेके चलेंगे सैम्पलिंग। अब सैम्पलिंग क्या होती है, इस चैप्टर में दो तीन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है सैंपल का, दूसरा है पॉपुलेशन का, तीसरा है पैरामीटर का, चौथा है स्टैटिस्टिक्स का, और पांचवा है सैंपलिंग का। Sampling is a small group of members selected from a population to represent the population. It's a subset of population. यानी कि सैंपल क्या होता है, पॉपुलेशन यानी पूरी की पूरी जनसंख्या से सेलेक्ट किए हुए मेंबर्स होते हैं। यानी कि जनसंख्या के कुछ सदस्य को चुन लिया जाता है कि जो कि जनसंख्या को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जनसंख्या में से जब हम कुछ सदस्यों को चुनते हैं जो कि ये स्पष्ट बताते हैं कि वो पूरे के पूरी जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको हम सैंपल कहते हैं। यहाँ पे रिप्रेजेंट कहने का मतलब ये है कि जनसंख्या में जितनी विशेषताएं हैं वो सारी विशेषताएं जब उस मेंबर्स को हम चुनते हैं तो उनके अंदर शामिल होती है। ठीक है, इट्स अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन, यानी ये पॉपुलेशन का एक पार्ट होता है। पॉपुलेशन क्या होता है, तो एक निश्चित एरिया में रहने वाले जो टोटल नंबर ऑफ पीपल होते हैं उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, इसका एक इजी डेफिनेशन दिया है, ग्रुप फ्रॉम विच सैंपल इज ड्रॉन। यानी कि एक ऐसा समूह जहाँ से सैंपल को हम निकालते हैं उसको हम पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या या समष्टि कुछ भी कह सकते हैं। ये जो पॉपुलेशन होता है वो डिपेंड करता है कि वो कितना होगा, कितना पॉपुलेशन होगा, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपके अध्ययन का क्षेत्र क्या है। जैसे मैंने आपको कल भी एग्जांपल दिया था कि जब हम कोई चीज़ अध्ययन करते हैं तो वो अध्ययन अगर हम किसी महाविद्यालय पे कर रहे हैं, किसी विद्यालय पे कर रहे हैं, पूरे के पूरे राज्य पे कर रहे हैं, पूरे के पूरे प्रदेश पे कर रहे हैं, पूरे के पूरे देश पे कर रहे हैं, तो आपका अध्ययन ये डिसाइड करता है कि उसका पॉपुलेशन कितना होगा। अगर हम महाविद्यालय में कर रहे हैं तो उसका पॉपुलेशन छोटा होगा, अगर हम किसी राज्य में कर रहे हैं तो उसका पॉपुलेशन बड़ा होगा। तो उस पॉपुलेशन में से जब हम कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लेते हैं और उस पर स्टडी करते हैं तो उसको हम सैंपल कहते हैं। जो पॉपुलेशन होता है वो दो तरीके का होता है, एक को हम कहते हैं फाइनाइट पॉपुलेशन और दूसरे को कहते हैं इनफाइनाइट पॉपुलेशन। फाइनाइट पॉपुलेशन का मतलब होता है सिंपली जिनके मेंबर्स यानी सदस्यों की गिनती हम आसानी से कर सकते हैं या सदस्यों की गिनती की जा सकती है, उसको हम फाइनाइट पॉपुलेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक महाविद्यालय में जितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनकी गिनती आप कर सकते हैं। एक क्लास में कितने अध्यापक हैं, एक महाविद्यालय में कितने अध्यापक हैं, एक क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, वो फाइनाइट पॉपुलेशन के अंतर्गत आता है। इनफाइनाइट पॉपुलेशन मतलब ऐसे सदस्य जिसकी गिनती हम नहीं कर पाते हैं, जैसे एक तालाब में कितनी मछलियां हैं, इसकी गिनती हम नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम इनफाइनाइट पॉपुलेशन कहेंगे। जो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसको हम पैरामीटर कहते हैं, यानी जनसंख्या की जो विशेषताएं होती हैं उसको हम पैरामीटर कहते हैं। और जो सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसी को हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। जब स्टैट्स का आप लोगों को चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो जब हम सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो उसको हम स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी कहेंगे, और जब हम पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो उसको हम पैरामीटर कहेंगे। अब सैम्पलिंग क्या होती है, यानी कि जब हम सिंपली आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, पॉपुलेशन में से जो सैंपल को सेलेक्ट करने के मेथड होते हैं उसी को हम सैम्पलिंग कहते हैं। यानी किस प्रकार से हम जनसंख्या में से प्रतिदर्श या प्रतिचयन करेंगे उसी को हम सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है, सैम्पलिंग जो होता है आपका दो प्रकार का होता है, एक को हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं जिसको हम कहते हैं संभाविता प्रतिदर्श,
और दूसरे को कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसको असंभाविता प्रतिदर्श कहेंगे। Probability sampling is based on the fact that every member of the population has a known and equal chances of being selected. Probability sampling, जिसको असंभाविता प्रतिदर्श कहते हैं, उसका मतलब होता है कि जितने भी जनसंख्या में सदस्य हैं उनको हम जानते हैं और साथ ही साथ उनको सैंपल के अंदर सेलेक्ट करने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो समान होती है। जैसे अगर हमने कोई शोध कार्य आरंभ किया, ठीक है, उस शोध कार्य में हमने कहा कि हमें स्टूडेंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो आप मेरे पूरे नेट में 20 स्टूडेंट हो, हम 20 स्टूडेंट को अगर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के हिसाब से चूज़ करना चाहेंगे कि हमको 20 में से 10 स्टूडेंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे? अगर हम बायस्ड होके करेंगे तो उसको हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल कहेंगे, लेकिन अगर हमको बायसनेस नहीं रखनी है तो हर एक मेंबर के चुने जाने की संभावना एक होगी। फॉर एग्जांपल हम 20 मेंबर के नाम की चीट एक बाउल में डाल देंगे और उसमें से 10 नाम की चीट हम उठा लेंगे, तो हर एक मेंबर के सेलेक्ट होने के, हर एक स्टूडेंट के सेलेक्ट होने की इक्वल चांसेस होते हैं। इसी को हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। यानी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के दो मुख्य मान्यता होती है। पहली मान्यता यह होती है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो होता है इस आधार पे निर्मित होता है कि पॉपुलेशन को हम भली भांति जानते हैं, ठीक है, हमारी कितनी पॉपुलेशन है ये हम अच्छी तरह जानते हैं, और साथ ही साथ हर एक मेंबर यानी सदस्य को चुने जाने की समान संभावना होती है। इसको हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। नेक्स्ट है आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में इसके जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि हमारे पॉपुलेशन के मेंबर्स के बारे में हमें पूरा कंफर्मेशन नहीं होता है और साथ ही साथ हर एक मेंबर को चुने जाने की समान संभावना नहीं होती है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो होती है हमारी सुविधा के आधार पर निर्मित होती है। तो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं कि नॉन प्रोबेबिलिटी के कितने टाइप्स होते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी के आपके टोटल मिला के अगर मोटा मोटी देखा जाए तो नॉन प्रोबेबिलिटी के आपके 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला टाइप जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का होता है उसको हम कहते हैं कन्विंस सैम्पलिंग या सुविधापूर्ण प्रतिदर्श। सुविधापूर्ण प्रतिदर्श या कन्विंस सैम्पलिंग। कन्विंस का मतलब यह होता है जिसको हम सुविधा कहते हैं। कन्विंस CONVENCE कन्विंस सैम्पलिंग। कन्विंस सैम्पलिंग जिसको हिंदी में हम कहते हैं सुविधाजनक प्रतिचयन विधि। ये सुविधाजनक प्रतिचयन विधि, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसमें शोधकर्ता क्या करता है कि अपनी सुविधा के अनुसार प्रतिदर्श का चयन कर लेता है पॉपुलेशन में से, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि टोटल जो है होते हैं कि आपको 100 स्टूडेंट चाहिए, किसी भी स्टडी के लिए आपको जो है 100 स्टूडेंट चाहिए, ठीक है। अब 100 स्टूडेंट जो आपको चाहिए तो आसपास जो है आपके समझ लीजिए बहुत से स्टूडेंट होंगे, जैसे ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है, ठीक है। फिर समझ लीजिए ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है, फिर समझ लीजिए ये स्टूडेंट है, ये सारे जो बिंदु बिंदु हैं ये सारे स्टूडेंट्स हैं। अब जो है उसको 100 लोग चाहिए और इस तरह मिलाकर टोटल मान लीजिए कि 200 का पॉपुलेशन, ये 200 बिंदियाँ मान लीजिए कि 200 लोग हैं। अब उसको 100 लोगों को चुनना अपने अध्ययन के लिए, तो वो सिंपली क्या करता है, जो उसके नज़दीक होते हैं उसको ही अपने स्टडी के लिए चुन लेता है, ठीक है। वो दूर वाले को अपनी स्टडी के लिए नहीं चुनता है,
क्यों? क्योंकि दूर वाले के पास जाने के लिए उसको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, लागत लगानी पड़ेगी। तो कन्विंस सैम्पलिंग जो होता है बेसिकली सुविधाजनक प्रतिचयन इस आधार पर निर्मित होता है कि जो शोधकर्ता होता है वो अपने करीबी लोगों को, ठीक है, जो उनकी जानकारी में जो लोग होते हैं उनको अपनी सुविधा से चुन लेता है और उस पर स्टडी कर लेता है। जैसे मान लीजिए मैंने जो है ये जानना चाहा कि जो एमए के बाद जो स्टूडेंट पास आउट होते हैं और अभी फ़िलहाल किसी भी कोर्स में उनका एडमिशन नहीं होता है, तो उनकी मनोस्थिति क्या होती है, इस पर हम कोई चीज़ अध्ययन करना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो कन्विंस सैम्पलिंग के थ्रू हम क्या करेंगे कि सिंपल हमारे पास आप एमए के स्टूडेंट हो, हम आपके ऊपर अपना स्टडी प्लान कर लेते हैं। तो ये कन्विंस सैम्पलिंग का एग्जाम्पल होगा, सुविधाजनक सैम्पलिंग। क्यों? क्योंकि आप मेरे बहुत नज़दीक हो, आपसे हम आराम से क्वेश्चनर भरवा सकते हैं, आपसे हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब जैसे इसका जैसे एग्जांपल वो हुआ कि जैसे हम अपने ही परिवार के सदस्यों पे कोई स्टडी कर लेते हैं, या अपने आसपास के लोगों के ऊपर स्टडी कर सकते हैं, या जैसे कोई रूममेट है उसी के ऊपर हम कोई स्टडी प्लान कर लेते हैं, तो ये सुविधाजनक प्रतिचयन विधि की एक विशेषता होगी। अब दूसरा जो टाइप है इसका, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कन्विंस सैम्पलिंग। दूसरा जो टाइप है वो है आपका पर्पजिव सैम्पलिंग। पर्पजिव, या इसको हम जजमेंटल काउंसलिंग भी कहते, जजमेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं, जजमेंटल सैम्पलिंग। ठीक है, जजमेंटल सैम्पलिंग या पर्पजिव सैम्पलिंग, इसको हम उद्देश्यपूर्ण या निर्णायक प्रतिचयन भी कहते हैं। उद्देश्यपूर्ण या निर्णायक जो सैम्पलिंग का टाइप होता है, ये इस रैशनल पे बेस्ड होता है कि हमारे स्टडी का उद्देश्य क्या है। हम अपने स्टडी के उद्देश्य के आधार पर सैंपल का चयन कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम निर्णायक प्रतिदर्श इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हमारे पूरे की पूरी जीव संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में गिलफोर्ड ने इसकी डेफिनेशन दी है कि उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श वह है जिसे स्वेच्छा से चुना जाता है क्योंकि उसमें जीव संख्या के प्रतिनिधि होने का अच्छा सबूत मौजूद होता है। कहने का यह मतलब है कि अगर हम अपने पढ़ाए गए कि पढ़ाया गया जो कंटेंट है वो आपको समझ में आया है या नहीं आया है, इस पे स्टडी करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सुविधा पूर्वक तो हम अपने ही स्टूडेंट को ले लिया, जैसे आपको ले लिया, आपके ग्रुप को ले लिया, जैसे मैंने आपको कहा। दूसरी स्थिति ये होती है कि मेरी चीज़ें उन स्टूडेंट को तो समझ में आ जाएगी जिसके पास बैकग्राउंड है, या कहेंगे कि थोड़ी ज़्यादा शार्प है, तो उनसे हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो बहुत रिलायबल आंसर हमको नहीं मिल सकता। हमको रिलायबल आंसर उस स्टूडेंट से मिलता है जो सबसे वीक है, जो सबसे कमज़ोर है। अगर कमज़ोर वाले स्टूडेंट को मेरी बात समझ में आ जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं, मेरा फीडबैक ठीक है, यानी कि आपको चीज़ें समझ में आ गई। तो पर्पसिव या जजमेंटल सैम्पलिंग में भी क्या होता है कि हम उन्हीं सैंपल्स को चुनते हैं जो स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से हमारे स्टडी का प्लान, अपनी स्टडी में आना चाहते हैं, हमारी इस स्टडी का पार्ट होना चाहते हैं, और साथ ही साथ उनकी जीव संख्या में मतलब रिप्रेजेंटेटिवनेस ज़्यादा होता है, यानी कि जो पर्सन हमारे लिए सबसे उचित है उसको हम चूज़ कर लेते हैं, हमारे उद्देश्य से एकदम मेल खाता रहता है, उसको हम चूज़ कर लेते हैं। वो पर्पसिव सैम्पलिंग का एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट जो इसका टाइप है, जो आपको हमने कल पढ़ाया हुआ था प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, सबसे पहले जब टाइप पढ़ा रहे थे, थर्ड जो इसका टाइप है वो है आपका कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम यहाँ पे लोगों को कोटा देते हैं एक, ठीक है, कोटा के आधार पर हम सैम्पलिंग करते हैं। उदाहरण के लिए इसमें हम स्तर डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर हमको ये प्लान करना है कि टाइप्स ऑफ स्कूल का, यानी कि पब्लिक सेक्टर वाले स्कूल और प्राइवेट सेक्टर वाले स्कूल जो होते हैं, यानी कि जो प्राइवेट स्कूल हैं या जो सरकारी स्कूल हैं, उस दोनों स्कूलों का प्रभाव बच्चों के अचीवमेंट लेवल पे क्या पड़ता है, ये चीज़ अगर हम देखना चाहेंगे तो इसमें हम अलग अलग कोटा बना सकते हैं। कैसा कोटा बना सकते हैं? जैसे मान लीजिए अगर हमको प्राइवेट स्कूल भी देखना है और सरकारी स्कूल भी देखना है, तो
तो हम क्या करेंगे, हम कुछ मेल को ले लेंगे, कुछ फीमेल्स को यानी बॉयज़ को ले लेंगे, गर्ल्स को ले लेंगे। हम कुछ अर्बन एरिया के प्राइवेट स्कूल्स को ले लेंगे, अर्बन एरिया के सरकारी स्कूल को ले लेंगे, रूरल एरिया के प्राइवेट स्कूल को ले लेंगे, रूरल एरिया के सरकारी स्कूल को ले लेंगे। तो इस तरह से हम कोटा बनाते चलेंगे, ठीक है। तो इस आधार पे जब हम सैंपल को चूज करते हैं कि हर एक एरिया से कुछ ना कुछ हम लोगों को चयन करके करते चले जाते हैं, तो इसको हम कोटा सैम्पलिंग कहेंगे, जो कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट जो सैम्पलिंग का पार्ट है वो है, इसमें जो आता है वो है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग को हम एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने स्पष्ट करना चाहेंगे। उदाहरण के लिए ये मान लीजिए कि हम कोई स्टडी प्लान किए हैं, ठीक है। हम 3 लोगों के पास लेके गए, 3 लोग हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने ये सोचा कि हमें देखना है कि कोविड के बाद से लोगों की मन स्थिति कैसी है किसी भी नए वायरस के लिए, ठीक है। कि कोई नया वायरस आ जाता है तो वो किस हिसाब से उसके साथ कोप अप करेंगे। अब इसके लिए हमने सोच लिया कि कम से कम हम 500 लोगों से क्वेश्चनेयर भरवाएंगे। तो हमने क्या किया कि अब हम 500 लोगों के पास नहीं जा सकते हैं, तो स्नोबॉल सैम्पलिंग में हम क्या किए कि तुम मेरे स्टूडेंट्स हो, 20 स्टूडेंट हो तुम लोग, हम 20 स्टूडेंट को यानी आप 20 स्टूडेंट्स को हमने अपना क्वेश्चनेयर दे दिया कि बेटा इसको भर लो, ये भर के तुम हमें वापस कर दो। और साथ ही साथ हमने आपसे कह दिया कि आप भी अपने जैसे लोगों से, जैसे आप हो उसी तरह के लोगों को जो आपको अच्छा लगे उससे क्वेश्चनेयर भरवा के आप हमें वापस कर दीजिए। तो हमने तनुश्री से कह दिया, हमने प्रियंका से कह दिया, हमने राम लखन जी से कह दिया, हमने पारुल से कह दिया। इस हिसाब से मैंने आप सबसे कह दिया कि ये क्वेश्चन है, इसको आप जिससे आपको ठीक लगे उससे आप भरवा के लाइएगा। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ स्नोबॉल सैम्पलिंग। कहने का मतलब ये होता है कि स्नोबॉल सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, इसमें एक रिसर्चर क्या करता है कि अपना एक क्वेश्चनर होता है जिसको जो है वो 4 या 5 पर्सन से भरवा देता है। अब वो 4 या 5 पर्सन जो है नेक्स्ट 4 या 5 पर्सन से वो क्वेश्चनर भरवाते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? स्नोबॉल बहुत इजी है स्नोबॉल सैम्पलिंग। जी। इसमें क्या होता है कि एक रिसर्चर जो होता है जिससे वो परिचित होता है उसको दे देता है भरने के लिए, और फिर जो सेकंड पर्सन होता है वो भी क्वेश्चनर आगे बढ़ा देता है, जिसको वो ठीक समझता है उससे वो क्वेश्चनर भरवा लेता है। तो ये स्नोबॉल सैम्पलिंग का एग्जाम्पल है। इसके अलावा भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो में कुछ बुक्स में अलग अलग टाइप्स भी दिया हुआ है, लेकिन जो मेजर टाइप्स होते हैं यही 4 हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के: कन्विंस सैम्पलिंग, पर्पसिव और जजमेंटल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग। यही 4 मेजर इसकी कैटेगरीज हैं। एक चीज़ आप याद रखिएगा कि सिस्टमेटिक सैम्पलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। कभी कभी किसी ऑथर ने ये गलती की है कि इसको हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में डाल दिया, बट ये जो है ये सिस्टमेटिक सैम्पलिंग जो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पार्ट है, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन हो कोई नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से रिलेटेड, तो वो क्वेश्चन आप पूछ लीजिए। मैम कोटा सैंपल एक बार और बता दीजिए तो। अच्छा ठीक है, कोटा सैम्पलिंग क्या होता है? कोटा मतलब क्या होता है कि लोगों को जब हम अध्ययन करते हैं किसी भी चीज़ का, जब भी अध्ययन करते हैं तो उसको हम कोटा देते चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने ये बताया कि हमें देखना है कि अलग अलग तरह का जो स्कूल है, ठीक है, जैसे प्राइवेट स्कूल्स हैं, पब्लिक सेक्टर स्कूल्स हैं। अब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर स्कूल का कितना एकेडमिक अचीवमेंट होता है, मतलब कि एकेडमिक अचीवमेंट में क्या डिफरेंस होता है। कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जो बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, तो उन दोनों में से एकेडमिक अचीवमेंट यानी कि उपलब्धि किसकी ज़्यादा अच्छी होगी, जो कितना ज़्यादा सक्सेस होगा लाइफ में, या हम ये कह सकते हैं कि कितना ज़्यादा
वो चीज़ों को गेन कर लेता है, इस बारे में स्टडी करता है। तो हमने इसमें जो होता है कोटा बांध के स्टडी करते हैं, कोटा दे दे के स्टडी करते हैं। जैसे हमने इसमें कर दिया, एक कोटा बना दिया अर्बन का, एक कोटा बना दिया रूरल का, ठीक है। यानी कि जो प्राइवेट स्कूल होगा वो अर्बन एरिया में भी होगा, सरकारी स्कूल भी अर्बन एरिया में होंगे, रूरल एरिया में भी प्राइवेट स्कूल होंगे, सरकारी स्कूल होंगे। फिर हमने क्या एक कोटा बना दिया ये एरिया का, दूसरा कोटा हो जाएगा जेंडर का। जेंडर में क्या होगा आपका, बन गया मेल और फीमेल बन गया। तो इस हिसाब से हम कोटा जब डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और उसके आधार पर जब हम सैंपल को चूज करते चलते हैं तो वो कोटा सैंपलिंग कहलाती है। जैसे अब हम अपनी स्टडी में क्या करेंगे, मेल और फीमेल का इक्वल पार्ट ले लेंगे, और हम क्या लेंगे कि अर्बन एरिया और रूरल एरिया का भी इक्वल पार्ट ले लेंगे। यानी कि जब आप इस चीज़ को पढ़ोगे अभी स्टैट्स में, तो इसमें हम 2 × 2 × 2 की डिज़ाइनिंग को अडॉप्ट कर सकते हैं, जो कि कोटा सैंपलिंग में आ सकती है। जैसे मान लीजिए कि हमको 200 बच्चों का अध्ययन करना है, तो हम 200 में से हम ये डिसाइड कर लेंगे कि 100 मेल को लेंगे और 100 फीमेल को लेंगे। उसमें जो 100 मेल को लेंगे, यानी 100 जो बॉयज़ को लेंगे, उसमें से जो 50 बॉयज़ होंगे वो अर्बन एरिया के प्राइवेट स्कूल के होंगे, और 50 जो बॉयज़ होंगे रूरल एरिया के उसके होंगे, सरकार के होंगे। तो इस तरीके से जब हम कोटा बनाकर एक तरह से स्तर बना के चीज़ों का अध्ययन करते हैं तो वो कोटा सैंपलिंग में लेंगे। बस इसमें अंतर बेटा यही है कि पॉपुलेशन का इक्वल, मतलब पॉपुलेशन से चुने जाने की इक्वल चांसेस इसमें से थोड़ा से कम होते हैं, बिकॉज इट इज़ अ टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। क्योंकि इसका एक मान्यता यही है कि हमें पॉपुलेशन के बारे में पता नहीं होता है, पूरी तरीके से पता नहीं होता है, और इक्वल चांस नहीं होता है हर एक मेंबर्स के चुने जाने का। तो ये आपका हुआ कोटा सैम्पलिंग। और कल जो है मैंने जो आपको पिछले वीडियोस में आपको मैंने उसके बारे में समझा दिया था।